नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मानसून से पहले चारधाम यात्रा पर बड़ा एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के निर्देश। ग्राम पंचायतों के विकास को मिलेगा नया आधार। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने की योजनाओं की समीक्षा। सरकारी धन के बेहतर उपयोग पर जोर। टिहरी जिले के घनसाली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद तेज। प्रशासन ने शुरू की भूमि चयन और छात्र संख्या संबंधी प्रक्रिया। विद्यार्थियों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में जनता के द्वार पहुंचा प्रशासन। शिविर में 115 शिकायतें दर्ज। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। और प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। गरज चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं झोंकेदार हवाएं। अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा अब अपने सबसे संवेदनशील दौर में पहुंच चुकी है। मानसून और बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया। सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद ही यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र होगा। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने चारों धामों में भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया और चेक पॉइंट से ही यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित की जाए ताकि किसी भी धाम में अव्यवस्था की स्थिति न बने। देखिए, आज चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला यह है कि जो यात्रा वाहन हैं उनका संचालन रात्रि 10 बजे से पूर्णतया बंद कर दिया जाए। 9:30 से लेकर 10 बजे तक का जो ग्रेस पीरियड है उनको दिया जाए, ताकि वो निकटतम जो आश्रय स्थल हैं वहाँ जो होटल, मोटेल, धर्मशाले उनमें शरण ले सकें। लेकिन 10 बजे के बाद किसी तरह का भी यात्री वाहन जो है वो न चलने पाएँ। सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको लेकर के और जो मालवाहक वाहन हैं उनका संचालन रात्रि में किया जाए। वहीं मानसून के मद्देनजर संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी, पोकलैंड मशीनें, एम्बुलेंस और राहत बचाव उपकरण पहले से तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिरिक्त शेड, अधिक शौचालय और हेली एम्बुलेंस सेवा को और मजबूत बनाया जाएगा। कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, कहाँ पर किस प्रकार की श्रद्धालुओं की संख्या रही है, उन सभी का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसके आधार पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता अभी तक अच्छी यात्रा चली है हमारे चारों धामों के आस-पास से, यहाँ गंगा मैया के आस-पास से, यमुना जी के आस-पास से और सभी देवी देवताओं के आस-पास से। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि चार धाम में पूरे देश और दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और प्रदेश की कहीं ना कहीं चार धाम की यात्रा की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के होटल पूरी तरह से बुक हैं, हमारे टैक्सी वालों का काम चल रहा है, व्यापारियों का काम चल रहा है, होम स्टे वालों का काम चल रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है। तो ऐसे समय में ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र, अन्य मित्र, ये अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जिसके कारण से हमारी राजनीति पूरी आजीविका चलती है, जो लाइफ लाइन है
और एक सनातन की यात्रा है, उस सनातन का विरोध करके न जाने क्या संदेश देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि चारधाम यात्रा का पहला चरण सफल रहा है, लेकिन मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के अभियान में जुटी हुई है। उत्तराखंड में भी भाजपा नेता और मंत्री सरकार के कार्यकाल को विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए समर्पित बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैला ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड को चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और सीमांत क्षेत्रों के विकास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल पूरे हुए हैं, इस 12 साल में भारत में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जहाँ पर पूरे देश में लगभग 10% लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम थे, वहाँ पर 90% मोदी जी के आने के बाद उनको अपना इज्जत घर मिला। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आदर्श और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क, विद्युत, दूरसंचार और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई जाए, जिसे जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाए। यह समिति विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगी ताकि एक ही काम पर दोबारा सरकारी धन खर्च न हो और सभी पंचायतों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। हमारे यहाँ क्या है, जितनी पंचायतें हैं उसमें जो भवनहीन पंचायतें हैं वो लगभग 800 मान लीजिए, 800 में से लगभग तो वो एक पंचायत का भवन हमारे साल में शुरू किया है, जिससे कि हर पंचायत में अपना भवन हो। इसी प्रकार से जो हमारी ऐसी पंचायतें जहाँ भवन दोबारा बनने की आवश्यकता वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। पंचायतों में ऐसे कुछ बिंदु तो हर पंचायतों में और के साथ ड्रेनेज हर पंचायत में प्रॉपर हो, सड़क प्रॉपर हो। हर पंचायत में हमारे यहाँ स्कूल है वो ये तो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉपर उसकी स्कूलिंग व्यवस्था पंचायत से अच्छे प्रकार से जुड़ी हुई है। आपदा रहित पंचायत कैसे बने, यानी इन सबको जोड़कर हम लोगों ने काम किया। आज भी पंचायत विभाग की बड़ी बैठक मैंने की है और मैं समझता हूँ कि पंचायतों में भी ये राज्य एक आइडियल राज्य के रूप में रहे, ऐसा अनुभव। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई। डाट पुल से जिला न्यायालय परिसर तक आयोजित रैली में 200 से अधिक प्राविधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और लोगों को ईंधन बचत के प्रति जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को ईंधन संरक्षण के महत्व से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत आर्थिक जरूरत के साथ साथ राष्ट्र हित का भी विषय है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी जनमानस से कि आप ईंधन बचाएंगे तो आप राष्ट्र हित में अपना योगदान दे पाएंगे। इसी उद्देश्य से कि राष्ट्र हित में जन जन अपनी भागीदारी दे सके, उनको जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। अभियान के तहत स्वयंसेवक गांवों और शहरों में लोगों को कम ईंधन उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी स्वच्छता और ईंधन बचत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज वर्तमान में ईरान में जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन का बड़ा संकट है,
और कम ईंधन इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। ये आज जंगलों में जो वनाग्नि है उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूँगा, उससे भी पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है और हमें बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहिए। अभी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत किच्छा नगर पालिका सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 115 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 47 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, बिजली, पेयजल, भूमि, सड़क, सिंचाई, राजस्व, पुलिस, नगर पालिका और गैस से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे हमारे आज 115 शिकायतें भी आई हैं, इसमें 45 मौके पे ही निस्तारित हो गई है। बाकी सभी शिकायतों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराकर 1 हफ्ते में एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट ये मुख्यालय पे भेजने के लिए। इसके अलावा कई यहाँ पे मौके के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। 2-3 दिन में काफ़ी उनको रखा गया है ताकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को कोई भी दिक्कत ना हो सके। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा जेजेएम की भी शिकायत की गई है, उसके लिए सीडीओ साहब की अध्यक्षता में 9 तारीख की मीटिंग भी निर्धारित की गई है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख महोदया खुद पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें कोई भी कोताही बरती गई इसके अधिकारी द्वारा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान उनके बीच पहुंचकर करना है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अधिकारियों को जनता के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और समस्याओं के समाधान भी किए जा रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हो, जो न्याय पंचायतों पे हुआ, या गाँवों में जाकर के अधिकारी कैंप करें, रात को रुकें, वहीं मौके पर समस्याओं का निराकरण करें। मकसद साफ है कि जो नीतिगत प्रश्न होते हैं, कुछ प्रशासनिक प्रश्न होते हैं, कुछ नीतिगत समस्याएं होती हैं, कुछ प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। तो जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको अधिकारीगण मौके पर हल करें और जो नीतिगत विषय हैं वह शासन तक जाएं ताकि शासन उस पर एक ऐसी नीति बना सके जिस पे लोगों का भला हो। आज मैं देख रहा था कि 100 से अधिक समस्याएं यहाँ आई हैं, एनरोल हुई हैं और हमारे डीएम साहब ने सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिया है। वहीं किसान अभय कुमार सिंह ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने पशुओं के पंजीकरण और नियमित निगरानी की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या हमारी ये है कि जो आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, खेतों को फसल बर्बाद कर रहे हैं, उनका कोई समय नहीं है। जब उनको भूख लग रही है तब वो खेतों में आ जा रहे हैं, चौकीदार मिल नहीं रहा है। अब रात बिरात जब उन्हें चौकीदारी करते करते हम लोग थक गए हैं। इसी तरीके से जो पशु हैं, गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, इनका भी पंजीकरण हो और इनका देख रखाव हो। जो हमारी वेटनरी डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा वेटनरी डिपार्टमेंट है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम का यह मिजाज 7 जून तक बने रहने की संभावना है। 2 से लेकर के 5 तारीख तक भी उत्तराखंड के जो कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। तो अभी अगले 4-5 दिनों में जो है रेनफॉल एक्टिविटी है। साथ ही जो देखेंगे कि आज की बात करेंगे तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र और
कहीं कहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं हालिया बारिश के आंकड़ों के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में मौसम अधिक सक्रिय रहा। नैनीताल में सबसे अधिक 30.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि भीमताल में 26 मिलीमीटर और कालाढूंगी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। देहरादून का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है। अभी जो है उत्तराखंड में तापमान सामान्य से काफ़ी कम चल रहे हैं सभी जगहों पे, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में। अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में जो है अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है और ये जो है कह सकते हैं चौथे 5वें दिन जो सामान्य के आसपास पहुंच जाने की इसकी संभावना है। टिहरी जनपद के दूरस्थ और पिछड़े घनसाली क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रयास तेज हो गए हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हैं, जिससे भविष्य में यहां के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। घनसाली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए भूमि उपलब्धता, छात्र संख्या और अन्य आवश्यक मानकों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। केवी की, जैसे कि हर ब्लॉक में केवी खुलने की मांग है और हमारा मदन नेगी और नरेंद्र नगर के प्रस्ताव काफी आगे बढ़ गए। मदन नेगी तो स्वीकृत हो चुका है, वैसे ही घनसाली के लोगों में भी एक मांग है और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। केवी के जो प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है जमीन की, उस सबको हम देख रहे हैं और हम देखेंगे कि कहाँ बेहतर हमें जमीन मिल सकती है, किस तरीके से कहाँ उचित जगह खोल सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ हो। तो उसके लिए एक बैठक आज की गई है और मुझे लगता है हम इसमें आगे त्वरित कार्रवाई करेंगे। घनसाली में केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और जिलाधिकारी महोदया द्वारा शिक्षा विभाग, जो वहाँ शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि डीओ बेसिक और बीओ सर वहाँ पे आ रखे थे, उनसे ये लिया गया, देखो जो मानक है, मानक के अनुसार तो वहाँ पे भूमि उपलब्ध है, रोड उपलब्ध है, बिजली है, पानी है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानक हैं। 2.5 एकड़ वहाँ पे जमीन, 2.5 एकड़ से ज़्यादा ही है जमीन उपलब्ध है। तो अंतिम अब ये रह गया है उसमें जो वो है जिलाधिकारी महोदया द्वारा शिक्षा विभाग को के प्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए गए कि आप अभिभावक संघ से और विभिन्न अभिभावकों से विचार विमर्श कर उसमें सहमति ले ताकि जो ये प्रस्ताव है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय भेजा जा सके। सीमांत जनपद चमोली की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में आयोजित 3 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का सफल समापन हो गया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आए 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता के तहत आज गमशाली से मलारी तक 30 किलोमीटर की MTB चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में विजेताओं को सम्मानित किया गया। नीति घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। ऐसे में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन जैसे आयोजन इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का माध्यम बन रहे हैं। प्रतियोगिता में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में दौड़ आयोजित की गई। विजेताओं को पर्यटन विभाग की ओर से 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। दिया रावत है और मैं गोपेश्वर की रहने वाली छात्रा हूँ और मैंने नीति मैराथन में, अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा। मेरा नाम निशा नेगी है और मैंने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनर में गई थी और जिसमें मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेरा सेकंड पोजीशन रहा है और पर्यटक विभाग द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया है। तो मैंने नीति मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और मैंने उसमें 10 किलोमीटर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और मेरा थर्ड पोजीशन आया है, जिसमें मुझे 10,000 रुपीज़ मिले। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचने पर खेल विभाग ने भी सम्मान किया। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और सीमांत क्षेत्रों की पहचान भी देश दुनिया तक पहुंचती है। नीति मैराथन जो कि हमारे सीमांत क्षेत्र में आयोजित हुई थी, उसमें हमारे गोपेश्वर स्टेडियम के जितने भी एथलेटिक इवेंट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया।
जिसमें हमारे कुछ आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने गर्ल्स और बॉयज़ में वहाँ पर प्रथम और द्वितीय और अन्य स्थान प्राप्त किए हैं, जिस पर खेल विभाग चमोली द्वारा उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया। वहीं देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रेरणा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने का कार्य किया है। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन जैसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन, खेल और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे वो आदि कैलाश का क्षेत्र हो या हमारा नीति का क्षेत्र हो, वो सभी आने वाले समय में देश और दुनिया के नक्शे पर आए। और अल्ट्रा रन होने का असर ये हो रहा है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, आज आदि कैलाश क्षेत्र में बड़ी संख्या पिछले लगभग मैं समझता हूँ 1 माह में 30,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये अल्ट्रा रन हुई है, इसके बाद नीति क्षेत्र में भी बहुत संभावना है, वहाँ भी लोग आएंगे। इसके अभी मुंशियारी के पास मिलम है, आगे चल के हम लोग वहाँ भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में विकासनगर तहसील के शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मजार और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार जाँच में यह भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी और नियमानुसार नोटिस व कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चमोली जनपद में क्षय रोग उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर एक्सरे, रक्त जांच, शुगर और बीपी की जांच कर रही हैं। जिले के सभी विकास खंडों में यह अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है ताकि वर्ष 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित ने बताया कि जनपद के 102 हाई रिस्क गांवों में जांच अभियान पूरा किया जा चुका है। वहीं कर्णप्रया विकास खंड में 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत करीब 50% कार्य पूरा हो चुका है। टीबी मुक्त भारत अभियान जो है चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम जो है टीबी को हमें उन्मूलन करना है, टीबी बीमारी को 2030 तक, तो इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और फील्ड स्तर पर एक्टिव रूप से हो रहा है। इसमें हम जो है आरोग्य शिविर के नाम पे हर गांव में जो हमारे गांव है, इसमें रोटेशन वाइज कैंप लगा रहे हैं, जिसमें एक्सरे, शुगर, हीमोग्लोबिन, बीएमआई की जांच हो रही है, टीम के द्वारा जा रही है और गांव-गांव में हैंड हेल्ड एक्सरे जो होते हैं वो जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आरोग्य शिविरों के माध्यम से 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि टीबी मरीजों को जांच, दवा और पोषण सहायता सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये अभी तो हम लोग जो है हाई रिस्क विलेज जो हमको दिए गए हैं, जो कर्णप्रयाग ब्लॉक में है, वो 69 विलेज हैं, उनको अभी हम कवर कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं। कैंप में जो है उसमें बीपी, शुगर और एक्सरे, स्पूटम, सब चीजों की जांच हम लोग वहां पर कर रहे हैं हाई रिस्क विलेज में। और हाई रिस्क विलेज में जो हम लोगों ने टारगेट जो है वो 14 साल से ऊपर के सारे लोगों का एक्सरे है ना, चेस्ट एक्सरे होता है। पोर्टेबल मशीन वहां पर जाती है। ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। देहरादून जिले के चक्राता के आरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित देवदार के पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है। ताजा मामला रिखनाड़ रेंज का है, जहां वन विभाग की टीम ने जांच के दौरान अवैध कटान की पुष्टि की है। एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने बताया कि मौके पर देवदार के पेड़ों के ढूंढ मिले हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और प्रारंभिक जांच में विभागीय कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ये मामला
इस तरह का है कि एक कंप्लेन मिली थी कि देवदार वृक्ष का पातन किया गया रिकनाथ रेंज अंतर्गत गौराघाटी एरिया में। तो जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि आरक्षित वन क्षेत्र बुराष्टी वन है ये, और उसी के समीप हमारी फॉरेस्ट गार्ड चौकी है। वहाँ पे एक सूखे देवदार वृक्ष का पातन किया गया है, और जब इसमें फर्दर प्रारंभिक जांच की गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वन कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है, जिसके लिए मैंने डीएफओ साहब को लिखा है कि जो भी इसमें दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। और फर्दर जब इसमें आगे जब मैं स्थलीय निरीक्षण कर रहा था तो पास ही के जंगल जो है वहाँ पे कांडोई भरम का खतवन है, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से देवदार वृक्ष के मुंडे पातित पाए गए। स्थानीय लोगों ने अवैध कटान पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित व्यवहारिक और नवाचार युक्त योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करते हुए जिले के संतुलित विकास को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विभाग को कम से कम एक अभिनव और स्थायी परियोजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधूरी और लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल करने को कहा जिनकी भूमि उपलब्ध हो और जिन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद देहरादून को जिला योजना के तहत 99.39 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्वरोजगार, अधूरे कार्यों और नए अभिनव प्रोजेक्ट्स के लिए बजट निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और धनराशि के दुरुपयोग या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून से पहले चारधाम यात्रा पर बड़ा एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के निर्देश। ग्राम पंचायतों के विकास को मिलेगा नया आधार। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने की योजनाओं की समीक्षा। सरकारी धन के बेहतर उपयोग पर जोर। टिहरी जिले के घनसाली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद तेज। प्रशासन ने शुरू की भूमि चयन और छात्र संख्या संबंधी प्रक्रिया। विद्यार्थियों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में जनता के द्वार पहुंचा प्रशासन। शिविर में 115 शिकायतें दर्ज। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। और प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। गरज चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं झोंकेदार हवाएं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।